Hello everyone, I hope you all are good. So, we start as you see on the topic, that is the deflection of spring by energy methods. In the previous class, we have discussed about the shear stress produces in the spring and the different type of the spring. But in helical spring, whenever we applied a load W, then the shear stresses produces in the spring, that is the F denoted by F shear stress equal to 8 W D capital D and divided by pi small d cube. ये shear stress आई थी क्लोज हेलिकल स्प्रिंग के लिए. ओके तो अब डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे, उसी क्लोज कॉइल के लिए हम लोग डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे. उसको स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि माई सेल्फ इंद्रेश कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट BBD NIIT. ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग वाया energy method. It is your introduction to solid mechanics KC 402 subject codes, and this is the module 5 lecture number 2. Okay. So, in this module I discuss about the spring, okay, and in your syllabus spring and cylinder. So, before we will start about the cylinder, first we complete the spring. Okay. So, in the previous lecture you see this diagram. So, in this diagram here the when subjected to the axial couples, okay, यहाँ पे जो एक्सियल ये हमारा अप्लाई हो रहा होगा कोई भी फोर्स, तो अगर यहाँ पे लोड, अगर ये एक W हमारा अप्लाई हो रहा है, दूसरा कोई सर्कुलर मूवमेंट जो कपल अप्लाई हो रहा है, तो उसमें जब व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सियल कपल्स, ओके, तो वो जो चीज़ अप्लाई होगी तो हम ये देखेंगे कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, क्योंकि मेन हमको स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन पता करना ही करना है. ओके क्योंकि पता चले स्प्रिंग आपकी खींच गई, आपको पता ही नहीं, तो वो क्रिएट कर सकती है प्रॉब्लम्स. तो जैसे कि प्रीवियस डायग्राम में देखा था, एक हमने कहीं से भी क्रॉस सेक्शन कट कर लिया था, ये हमने उस स्प्रिंग का जिसका क्रॉस सेक्शन जो था डायमीटर आपका ये स्मॉल d से इसको डिनोट करते थे. एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग ये हो गई है. तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक बिल्कुल एक्सिस के अलोंग जो भी होगा, एक कंपोनेंट आपका मूवमेंट का, मूवमेंट जो क्रिएट हो रहा होगा उसका आएगा m साइन अल्फ़ा. ओके तो ये जो m साइन अल्फ़ा जो इस किसी भी वायर के जो स्प्रिंग बन रही है उस वायर का क्रॉस सेक्शन कट करोगे, उसके एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट मूवमेंट का जाएगा वो m साइन अल्फ़ा रहेगा. ओके और उसको हम लोग T से डिनोट करेंगे और दैट इज द टॉर्सनल. और दूसरा कंपोनेंट उनका आपका ये अप्लाई होगा जो कि बेंडिंग मूवमेंट बताएगा, वो m cos अल्फ़ा रहेगा. ओके यहाँ पर ये m आपका मूवमेंट लग रहा है, कपल क्रिएट हो रहा है, और ये मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, ये होती है WD/2. ओके ये चीज़ बताई थी आपको. उसके बाद में जब हमने ड्राइव किया था शियर स्ट्रेस का फार्मूला, तो 8W कैपिटल D/पाई स्मॉल d क्यूब, ये शियर स्ट्रेस आ गई थी स्प्रिंग में जो जनरेट हो रही थी. अब यहाँ पर हम देखेंगे इन दिस केस द कंपोनेंट m साइन इज आर नेग्लिजिबल एज is small, and therefore the spring will be subjected to pure bending as we can see in the figure. बात ये कर रहे हैं, पिछले जब स्ट्रेसेस फाइंड करनी थी देन हमने कॉस, वहाँ पे अल्फ़ा को बहुत स्मॉल मान लिया था, तो कॉस अल्फ़ा हमारा यूनिटी के करीब पहुँच गया था. ओके वहाँ से हम लोगों ने शियर स्ट्रेसेस कैलकुलेट की थी. इसमें क्या है कि हम साइन अल्फ़ा को बिल्कुल ही, ये साइन अल्फ़ा को स्मॉल मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारी स्प्रिंग जो होगी वो प्योर बेंडिंग सब्जेक्ट करेगी, उसको हम प्योर बेंडिंग वाली चीज़ें निकालेंगे उसके थ्रू. ओके उसके थ्रू हम डिफ्लेक्शन को फाइंड करेंगे. तो अगर हम प्योर बेंडिंग की बात करें तो जो मूवमेंट होगा आपका वो MB से डिनोट करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा प्योर बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई हो रहा है. ओके तो स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला आपको पता है कि U इक्वल टू होता है आपका U इक्वल टू m स्क्वायर ds/2EI. कहाँ तक, जितनी भी लेंथ ऑफ स्प्रिंग आप कंसीडर करोगे उसका अगर इंटीग्रेशन कर दें m² ds/2EI. ओके
ये हमारा जनरल फार्मूला होता है स्ट्रेन एनर्जी का। तो अब हमें अगर स्प्रिंग की लेंथ एल दी है तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से एल तक, देन एम हमारा 2EI, ये पूरा हमारा कांस्टेंट चीज़ रहेगी। तो हमारा जो वो इंटीग्रेशन होगा किसका होगा, 0 से एल TS, इसका मतलब हो गया S, लिमिट लग गई 0 से L, तो L माइनस 0, इसका मतलब L। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आपका L आ जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी U इक्वल टू आ गई m² L अपॉन 2EI। L क्या है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग है। ओके, देन m² 2EI ये रखा है। अगर L की बात की जाए तो लेंथ जो हमारी रहेगी वो हमने आपको बताई थी कैसे, कि अगर ये वायर आपका है तो वायर का देखिए ये जो इसकी सरगमफेरेंस रहेगी वो होती है पाई डी। ओके, तो ये पाई डी रहेगी, नहीं ये जो इस तरीके से डी क्या है हमारा, मीन डायमीटर रहता है स्प्रिंग का। ओके, तो इस तरीके से स्प्रिंग फॉर्म करेंगे तो ये जो मीन है सेंटर से सेंटर डायमीटर होता है ये डी। तो ये जो स्प्रिंग का दिख रहा होगा नीचे से आप देखिएगा तो इसको हम पाई डी अगर बोलेंगे तो ये पाई डी उसकी सरगमफेरेंस हो गई और उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कॉइल्स से। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स n है तो हमारी जो लेंथ हो जाएगी वो पाई डी n हो गई। ओके, तो अब स्ट्रेन एनर्जी वाले फार्मूले में हम यहाँ पर लेंथ की वैल्यू रख देंगे पाई डी n एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके लिए हो जाएगी पाई, सर्कुलर है तो डायमीटर दिया गया, देखिए वो बाहर जो हो गया तो उसका हो जाएगा पाई डी पावर 4/64। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप यहाँ से कट कीजिए तो हमारा आ जाएगा 32 m² dn अपॉन e डी पावर 4। ये आ गई आपकी स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला। ओके, स्ट्रेन एनर्जी स्प्रिंग में जो आ रही है यहाँ पे अभी जो ड्राइव किए हैं u, इसके टर्म मूवमेंट के टर्म में 32 m² dn अपॉन e डी पावर 4। अब रोटेशन ऑफ दिस स्प्रिंग अगर फाई की बात करें, रोटेशनल एंगल की बात करें फाई, ओके, तो वो कितना होगा वो हमें पता है कि स्ट्रेन एनर्जी को अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए मूवमेंट के रिस्पेक्ट में तो उसमें जो भी रोटेशन आ जाएगा, जो डिफ्लेक्शन उसका डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा रोटेशनल वो अगर आ जाएगा तो वो डी अपॉन डी एम होगा। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये 2m आ जाएगा, तो 64m dn अपॉन e डी पावर 4 रेडियन आ जाएगा। ओके, मूवमेंट को सॉरी स्ट्रेन एनर्जी को मूवमेंट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो रोटेशन मिल जाएगा स्प्रिंग का। तो अब जो स्ट्रेन एनर्जी हम लोगों ने अभी लिखी है उसका देखा जनरल फार्मूला। तो व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, ओके, स्प्रिंग बनाएंगे सबसे पहले और इस स्प्रिंग में अगर मैं बात करूं इस तरीके से स्प्रिंग बना लीजिए। ओके, ये स्प्रिंग एक ऐसे नहीं, थोड़ा और साइज बने, ऐसे बने, ठीक। तो ये आपकी स्प्रिंग हो गई और इसमें यहाँ पर एक्सियल लोड W अप्लाई कर रहे हैं हम। तो नेग्लेक्टिंग द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द डायरेक्ट शियर, जो शियर होगी उसके कारण W स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करेगा ये। ओके, स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर करेगा तो वो उसकी बात करें हम, मतलब शियर स्ट्रेस के कारण, तो U इक्वल टू FS² अपॉन 4G इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग। ओके, इसको हम शियर स्ट्रेस के टर्म में बात कर रहे हैं। तो शियर स्ट्रेस के टर्म में जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इन प्रीवियस क्लासेस, FS की वैल्यू फाइंड की थी। तो स्ट्रेन एनर्जी अगर इसके टर्म में मूवमेंट के टर्म होती होती तो हमारा फार्मूला होता है स्ट्रेन एनर्जी का m² ds अपॉन 2EI, इंटीग्रेट कर दो वहाँ से आ जाएगी। और अगर शियर स्ट्रेस के बारे में बात करें तो हमारा U इक्वल टू होता है FS² अपॉन 4G। ओके, ये हमारी जो टॉर्सन इक्वेशन होती है वहाँ से हम ये फार्मूला मूवमेंट की जगह पे निकाल सकते हैं। तो FS² 4G इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग। अब G क्या है यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। ओके, तो हमको पता है कि FS क्या होता है, FS की वैल्यू आपको बता चुके 8WD अपॉन पाई डी क्यूब। यहाँ पे आप प्रीवियस में जो हमने ड्राइव किया है उसको वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो स्ट्रेन एनर्जी जो U इक्वल टू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 8WD अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4G इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा सॉरी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। ओके, वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि जो ये स्प्रिंग फॉर्म हो रही है इसका मीन डायमीटर की बात अगर की जाए तो क्या होगा, कैपिटल D। अब अगर देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा क्रॉस सेक्शन, नीचे से अगर देखें स्प्रिंग को तो ये आपका D हो गया, तो ये हो गई लेंथ पाई D। अब ऐसी कितनी कॉइल हैं, N कॉइल होंगी।
तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी पाई डी एन, और एरिया कितनी होगी क्रॉस सेक्शन इसकी पाइप की, वो सॉरी वायर की जो लगी है वो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई डी स्क्वायर इंटू 4 पाई डी एन, तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो हमें मालूम है कि जो स्ट्रेन एनर्जी U इक्वल टू है वो स्ट्रेसेस के फॉर्म में एफ एस स्क्वायर अपॉन 4g इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग। हम बात कर रहे हैं जो हमारी क्लोज कॉइल स्प्रिंग है उसकी बात कर रहे हैं, जो हेलिकल क्लोज कॉइल है। ओके, तो उसमें हम बात उस समय कर रहे हैं जब हमारा कोई डब्ल्यू लोड अप्लाइड हो रहा है, एट दैट टाइम वो एक्सियल लोड सब्जेक्टेड जब कर रहा है तो उस टाइम की बात कर रहे हैं। ओके, तो उसमें जब हम देखेंगे कि कैसे हमारी स्ट्रेन एनर्जी के जो है मूवमेंट के टर्म में, शियर स्ट्रेस के टर्म में डिफरेंट स्ट्रेन एनर्जी है, उससे हम डिफ्लेक्शन जानेंगे कि कितना हमारा प्रोड्यूस हो रहा। उसके लिए हम पहले शियर स्ट्रेस का फार्मूला निकाल चुके हैं, मूवमेंट का फार्मूला निकाल चुके हैं, और फिर हमने देखा कि स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट क्या फार्मूला आया। फिर हमने देखा स्ट्रेस एनर्जी इन टर्म ऑफ शियर स्ट्रेसेस क्या फार्मूला है, हमने उसकी वैल्यू पुट की है। यहाँ पर भी हमारा आ गया वर्क मॉडुलस के टर्म में, तो इसको सॉल्व किया तो हमारा स्ट्रेन एनर्जी आ गई U इक्वल टू 4W स्क्वायर डी क्यू एन अपॉन जी डी की पावर 4, वेयर W इज द लोड, एक्सियल लोड अप्लाइड, sorry, and D, capital D is the mean diameter of the spring, N is number of coils, G is the modulus of rigidity, and small d is the diameter of wire by which the spring made. Okay? ठीक, अब हम देखते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, जो आपका टॉपिक था इस लेक्चर का डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। तो डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, उसके लिए हमने पहले शियर स्ट्रेस का फार्मूला देख लिया, बेंडिंग मोमेंट का भी देख लिया, और दोनों के टर्म में स्ट्रेन एनर्जी फाइंड कर ली पहले ही। ओके, तो जो स्ट्रेन एनर्जी आ गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे उस स्प्रिंग में कि जब हमारा एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है तो कितना उसमें डिफ्लेक्शन होगा। भाई एक फ्री लेंथ, जब कोई लोड नहीं होगा तो जो पोजीशन उसकी होगी उस समय उसकी फ्री लेंथ के बारे में बताए थे, तो वो आपकी फ्री लेंथ में होगी। लेकिन जब हम अप्लाई कर देंगे तो कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगा। देखिए ये स्प्रिंग, सॉरी ये आपकी स्प्रिंग है, इस पे कोई लोड नहीं लग रहा है, तो ये जो लेंथ होगी ये इसको हम LF फ्री लेंथ बोल देंगे। और जब हम इसी स्प्रिंग पर लोड W अप्लाइड कर दिए, ओके, अब हमारी फ्री लेंथ नहीं है, अब स्प्रिंग की जो भी लेंथ होगी तो ये क्या होगी, जो फ्री लेंथ है और प्लस ये अगर बात की जाए तो डेल डिफ्लेक्शन, तो प्लस कर दोगे ये टोटल, तो अब टोटल लेंथ आपकी ये हो जाए, इसको हम बोलते हैं टोटल लेंथ LT। ओके, तो समझ लो ये डिफ्लेक्शन हो गया, इतना इंक्रीज हो गया स्प्रिंग जब हम कोई भी लोड W अप्लाई कर रहे होंगे। ओके, तो इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम शुरू करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। वाई, एनर्जी स्टोर्ड, स्ट्रेन एनर्जी। ओके, तो वो स्ट्रेन एनर्जी के हम फार्मूले जान चुके हैं, अभी देखते हैं इसमें। सबसे पहले लेट डेल वी इज अ एक्सियल डिफ्लेक्शन, एक्सियल डिफ्लेक्शन ये देखो यहाँ पे बना हुआ है। देन द वर्क डन बाय द लोड, जो W है, तो वर्क डन कितना स्प्रिंग पे होगा हमको मालूम है कि अगर मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँ जो कि हमारा रहेगा W और डेल के बीच में होता है इस तरीके से, और ये बनेगा लोड। ठीक, तो जब भी कोई लोड एक्सियल अप्लाइड होता है तो इसकी अगर एरिया की बात करें तो वो हमारा वर्क डन बताता है। कोई भी ग्राफ आपको वर्क डन और उसके लोड और डिफ्लेक्शन के बीच आप बनाओगे तो इस एक्सियल के लिए इस तरीके का बनेगा, और इसकी जो एरिया होगी वो हमको क्या देगी, वर्क डन। तो 1/2 W इंटू डेल, ये हमारा आ गया वर्क डन बाय द लोड W which we applied on the spring. Which type of spring? Closed coil helical spring. Okay. Then equation the work done to strain energy stored in the spring. कितनी strain energy store करेगी वो हम देख रहे हैं, वर्क डन को इक्वेट कर देंगे इसके साथ में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर किए हैं, और वो स्ट्रेन एनर्जी देखिए ये यहाँ पे हमने निकाली थी पहले ही कैलकुलेट करके रख ली। ओके, तो अब हम देखेंगे उस स्ट्रेन एनर्जी को यहाँ पे 1/2 W इंटू डेल,
ये वर्क डन जो है वही तो टोटल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा उसमें, तो वो टोटल एनर्जी जो है वो टोटल वर्क डन बाय द लोड जितना होगा उसके इक्वल होगा। तो इसीलिए हम दोनों इक्वेशन को क्या कर दे रहे हैं, इक्वेट कर दे रहे हैं। ओके, दैट इज 1/2 इंटू डब्ल्यू इंटू डेल इक्वल टू 4w स्क्वायर डी क्यूब एन अपान जी डी 4। इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेन एनर्जी की वाली, और जो वर्क डन करते हैं तो वो स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल ही होगा जब भी लोड अप्लाइड करेंगे, इसीलिए दोनों की इक्वेट कर दिए। यहाँ से हम देख रहे हैं w से एक w कैंसिल हो जाएगा, 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो गया, एक w बचा डी क्यूब एन अपान जी डी पावर 4, ये आ गया हमारा डिफ्लेक्शन। ओके, अब अगर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्मॉल d, तो d इक्वल टू क्या होगा r/2। अगर हम r/2 पुट कर दें, सॉरी r/2 नहीं, r इक्वल टू d/2 होता है, इसका मतलब d इक्वल टू हो गया 2r। ओके, तो ये जो 2r है, अब अगर इसी इक्वेशन में आप d की जगह पर 2r पुट कर दोगे तो आपको डिफ्लेक्शन जो स्प्रिंग में हो रहा है, ये वाला डिफ्लेक्शन किसके कारण, लोड के कारण। ओके, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे इस ड्राइव्ड फार्मूले से। ओके, तो डेल इक्वल टू आ गया है 64w r क्यूब n अपान जी डी पावर 4, वेयर इज w इज द एक्सियल लोड विच वी अप्लाइड ऑन अ क्लोज coil helical spring, r is the mean radius because mean diameter we use, so d by 2 is r is mean radius, n is the number of coils। okay, तो n क्या है हमारा, नंबर ऑफ जो सॉरी जो स्प्रिंग होगी उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स जितनी बनेंगी, g इज द मॉडुलस रिजिडिटी, स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ द वायर विच वी यूज टू फॉर्मिंग अ स्प्रिंग। ओके, सो नाउ अब ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, डेल इक्वल टू 64w r क्यूब n अपान जी डी 4। ओके, तो अभी तक जो फार्मूले बताए हैं वो सब बिल्कुल याद रखने स्प्रिंग के, किस टाइप की स्प्रिंग में, जो आपकी क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है। ओके, तो मैंने टोटल स्प्रिंग जो डिफाइन की थी तो उसमें क्लोज कॉइल स्प्रिंग में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, हमने देखा शियर स्ट्रेस का फार्मूला, बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला, उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी को हमने कैलकुलेट किया, किसके फॉर्म में, बेंडिंग मोमेंट के फॉर्म में भी हमने देखा और शियर स्ट्रेस के फॉर्म में भी स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला ड्राइव किया। आफ्टर दैट हम लोगों ने जो स्प्रिंग में जो हमें चाहिए था डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, अभी सिंगल स्प्रिंग की बात हो रही है। ओके, जब हम कंपाउंड स्प्रिंग बनाएंगे तो इसमें जोड़ेंगे सीरीज में या पैरेलल में स्प्रिंग, तो वो इस डिफ्लेक्शन की भी बात होगी केवल वहाँ पर, और तब आपको ये फार्मूले डायरेक्ट यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो ये फार्मूले यूज करोगे तब फिर हम वहाँ पर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो डिफ्लेक्शन का जो अभी फार्मूला आया है क्लोज कॉइल के लिए, वो आपका आ गया है डेल इक्वल टू 64w r क्यूब अपान जी डी पावर 4 इंटू n। ओके, ये वाला फार्मूला आपका आ गया है डिफ्लेक्शन का। ठीक, आगे देखते हैं। जब डिफ्लेक्शन आप कैलकुलेट कर लोगे स्प्रिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं हम लोगों ने पहले डिफाइन किए हैं, आफ्टर डिफ्लेक्शन उसका स्प्रिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक टर्म है, दैट इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्प्रिंग के टर्म में है। ओके, होती क्या है, बहुत आसान है, इसमें कोई अलग से चीज़ नहीं, एक टर्म सिंपल सा हमारा है, द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज डिफाइंड एज द load required to produce unit deflection। ओके, मीन्स कि स्टिफनेस एक टर्म दिया गया, ये हमारा एक रेशियो है किसका, उस लोड का जिससे कि यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो, या हम ऐसे कह सकते हैं लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, तो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग आ जाएगी। ओके, तो अब हमको मालूम है डिफ्लेक्शन का भी फार्मूला मालूम है, लोड का W हम अप्लाई कर रहे हैं, दोनों मालूम है, तो उनको दोनों की पुट करके हम देख लें। तो यहाँ पर देखिए, द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज डिफाइंड एज द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन। इक्वेशन डिफ्लेक्शन की ये देखो, प्रीवियस इक्वेशन लिए, डेल इक्वल टू 8w डी क्यूब एन जी डी 4, या रेडियस के फॉर्म में अगर रखना चाहो तो हमारी ये है 64w r क्यूब एन अपान जी डी पावर 4। ओके, फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन डेल इक्वल टू 1 लिख देंगे, तो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग
क्या हो जाएगी, W अपान ये K से भी डिनोट करते हैं, अभी वो हमने एक कांस्टेंट यूज किया था K से, तो इसलिए नहीं यूज करते, लेकिन स्टिफनेस को K से डिनोट करते हैं। ओके, इसको भी, तो ये आ जाएगा हमारा W अपान डेल। और W की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर हम W की वैल्यू अगर निकालेंगे कहाँ से, ओके W लिखा रहने दो, और इस डेल यहाँ पे देखिए लिखिए 64 W R क्यूब N अपान GD4, यहाँ से W कैंसिल, ये ऊपर चला गया तो हमारा बचा GD की पावर 4 64 R क्यूब N, क्या आ गया हमारा, स्टिफनेस आ गई, ये फार्मूला आ गया। दिस इज द टर्म एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो इस टर्म को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं और K से डिनोट किया गया, ये देखिए यहाँ पे किया गया। ओके, तो आपको याद रखना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो K से डिनोट कर रहे हो उसका फार्मूला क्या ड्राइव किया था, क्लोज हेलिकल जो स्प्रिंग है उसके लिए। तो वो फार्मूला जो आ गया है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज द GD की पावर 4 64 R क्यूब N, where G is the modulus rigidity, small d is the diameter of the wire by which the spring made, okay, R is the mean radius, N is the number of coils। okay, तो इतनी चीज़ें हो गई हैं, ये चीज़ें सारी आपकी स्प्रिंग के बारे में इतना हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद में आपका रहेगा प्रूफ लोड। ओके, आप समझ जाइए, वही सारे टर्म्स को अब हम लोग रीअरेंज कर लें। तो प्रूफ लोड होता क्या है, वो मैक्सिमम लोड की अप्लाई करें किसी भी स्प्रिंग पे, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, उस लोड तक अगर स्प्रिंग को वो लोड हटा दें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर ले, तो वो मैक्सिमम लोड होता है। तो प्रूफ लोड इज द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्प्रिंग विदाउट getting permanently distorted। तो we have the shear stresses Fs equal to 8 WD pi d की पावर क्यूब। W मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो यहाँ से W मैक्सिमम क्या होगा, जब हमारी shear स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगी, उसको हम प्रूफ स्ट्रेसेस भी बोलते हैं। आपको ध्यान होगा जब हमने टर्म्स डिफाइन किए थे, तो यहाँ पर मैंने देख लिया W मैक्सिमम कब होगा, जब shear स्ट्रेस भी उस समय जब मैक्सिमम लोड होगा उसको प्रूफ लोड बोलेंगे हम लोग। एट दैट टाइम की जो स्ट्रेसेस होंगी उसमें उसको प्रूफ स्ट्रेसेस या मैक्सिमम स्ट्रेसेस बोलते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम हमारा जो लोड आ गया है पाई डी क्यूब 16R इंटू Fs मैक्स। Fs मैक्स इज अलाउेबल शियर स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, हेंस यूजिंग द अबव इक्वेशन वी कैन डिटरमाइन द प्रूफ लोड ऑफ द स्ट्रेसेस। तो कोई भी एक चीज़ दी गई होगी तो हम दूसरी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है आपका, इसको देख लीजिए जल्दी से। अ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज मेड ऑफ 5 mm डायमीटर वायर, इट इज मेड अप ऑफ द 30 कॉइल्स। तो एन दिया है, 30 कॉइल दी गई, ईच ऑफ मीन डायमीटर इज 75 mm दिया गया है, वायर का स्मॉल डी दिया गया 5, कैपिटल डी दिया गया है 75, एन की वैल्यू दी गई 30। इतना आसान है। इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द स्प्रिंग इज नॉट एक्सीड टू 200 F मैक्स 200 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं है, देन क्या डिटरमाइन करना है, प्रूफ लोड एंड एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन कैरिंग द लोड टेक जी की वैल्यू इतनी। ओके, तो यहाँ पे गिवन में दिया गया डी एन डी आर एफ एस जी की वैल्यू सब दी गई हैं। ओके, ये गिवन में दिया गया है। इतना सिंपल और आसान क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल। अब हमको पता है डब्ल्यू का फार्मूला पाई डी क्यूब 80 डी एफ एस, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 131 न्यूटन आ गया प्रूफ लोड। सिंपल सा। डिफ्लेक्शन का फार्मूला हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं 64 WR क्यूब एंड GD की पावर 4, वैल्यू सारी पुट कर दो, ये आ गया 265.5 आपका आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है क्योंकि एक कॉइल दी गई, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग दी गई है जो कि हमारी 5 mm डायमीटर वायर से बनी हुई है, जिसके 30 कॉइल तक रोटेट किया गया, उसको बनाया गया है। उसका मीन डायमीटर कैपिटल डी आउटर प्लस इनर डिवाइड बाई 2 बताए थे, 75 mm दिया गया। मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो हैं आपकी एफेक्ट्स दी गई 200 मेगापास्कल, और सारी चीज़ें प्रूफ लोड पूछा गया और डिफ्लेक्शन। दो ही फार्मूले हमने ड्राइव भी किए हैं इस लेक्चर में, उनको यूज कर दो, तुरंत सॉल्व कर दीजिए। वैल्यू केवल पुट करनी है, दो फार्मूले लिखे हुए हैं, तो ये आप समझ गए होंगे कि न्यूमेरिकल के लिए दो फार्मूले
बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग में। ओके, तो इन दोनों फार्मूले को यूज करके और ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, देख लीजिए। ओके, आप कैलकुलेशन करके देखिए, यही आंसर आ रहा है। ठीक, फिर इसके बाद में हम आगे अगले स्प्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ओपन कॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए ध्यान से, सिंपल सा। अ हेलिकल स्प्रिंग इन विद द स्लोप ऑफ द हेलिकल मेड रिक्वायर ट्रांजिट मैक्सिमम पुल 1 किलो न्यूटन, इतना 10 200 डायमीटर दिया गया है, सूटेबल सारी चीज़ें दी गई हैं। शियर स्ट्रेस का फार्मूला लगाइए, यहाँ से डी निकालिए और फिर डब्ल्यू की वैल्यू दी गई, एफ एस दिया गया है, डायमीटर ऑफ स्प्रिंग निकाल चुके हैं हम लोग, ये सारी वैल्यू गिवन है। ओके, आफ्टर दैट स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा गया तो के इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल, और ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ गया। नंबर ऑफ कॉयल रिक्वायर पूछा गया है, एन की वैल्यू, तो वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी चाहे प्रूफ लोड में जो भी हो, वही सारी इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए। इसमें भी वही एक ट्रक दिया गया है पूरा, और देख लीजिए क्या निकालना है आपको। ओके, ठीक, ओके क्लास, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।